केमिकल की बॉन्डिंग के बारे में एकदम पूरा शुरू से रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान सुनिए। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में मैंने रिपीट किया था कि द फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में लगेगा, जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बांध के रखेगा। तो हर एक इंसान के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो बॉन्ड जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किस तरह से बांध के रखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके रखा हुआ है, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके रखा हुआ है, या डिस्पर्सन के माध्यम से रखा है, या आयन आयन इंटरेक्शन करके रखा हुआ है, किस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, उसके आधार पे हमें अलग अलग बॉन्ड्स को नाम दिया गया है। केमिकल आयनिक बॉन्ड दिया गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे आयनिक बॉन्ड में हमने डिस्कस किया कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, दूसरा एलिमेंट क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो मेटल होता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। अगर ये ट्रांसफर करके कैटायन का फॉर्मेशन करेगा और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरिंग एंड गेनिंग, मतलब लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बेटा है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया आपसे, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्मेशन होगा। इसमें आपस में अंडरस्टैंडिंग होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट कर रहा हूं तो सामने वाला भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। ऐसा नहीं, बराबर का हिस्सेदारी होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो भी डोनेट करेगा। शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मैं कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन वो कर रहा है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जा रहा है हमारा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में। उसे हम बोलेंगे बेटा सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, सामने वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर 3 पेयर, वही 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम डोनेट करते हैं, 3 सामने वाला भी कर रहा है, को शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग हो जाएगा। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, जिसे हम बोलेंगे 3 ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और सारा जो इसमें कंसेप्ट है वो सारा क्यों है? ऑक्टेट के फॉर्मेशन के लिए हो रहा है। सभी लोग नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, तो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि कोई भी एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करना या लूज करना या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकेम ए ऑक्टेट, टू बिकेम ए ऑक्टेट इन ए वैलेंस सेल, उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने के बाद। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने के बाद अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेटा, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया हुआ था लेविस के बारे में। तो लेविस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब सिंबल को लिखने के लिए। तो आपको लेविस के सिंबल के लिए सिंबल कुछ नहीं करना है, उसमें आपको एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर लिथियम है, लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका सिंबल होगा Li, एक डॉट लगा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारा कैटायन या एनायन है, अगर मान लीजिए Mg2+ है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 2 8 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 8 हो गया, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 8। तो हम इसको लिखेंगे बेटा Mg डॉट 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 डॉट, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, किसके लिए? Mg2+ के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं? Mg2+ के लिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेम वे अगर हमारे पास एनायन कोई है, S-2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो जाएगा 2 8 8, 2 8 8। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वही सेम चीज, डॉट 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 डॉट, 8 डॉट होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा लेविस सिंबल स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारा बेटा? लेविस सिंबल स्ट्रक्चर है। कुछ फैक्टर है
जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स को अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला फैक्टर जो आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पीछे मैंने डिस्कस भी किया हुआ था आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको लग रहा है एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, वैसे एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं वो भी इफेक्ट करते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड को। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारा कम रहेगा तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ग्रुप में, जैसे जैसे नीचे आते हैं बेटा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? कम होते जाता है। क्या होता है बेटा? कम होते चला जाता है। और जैसे जैसे नीचे हम आएंगे, अगर नीचे का हमारा मेटल वगैरह है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? डोनेट कर देगा। जितने भी हाईली मेटालिक एलिमेंट्स होंगे वो इजिली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। और जितना इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतनी आसानी से वो कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे और उतनी आसानी से वो अपना आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कहने का मतलब हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। लेकिन वही अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा हाई होना चाहिए टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा नेगेटिव आयंस के लिए बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे नॉन मेटल्स वगैरह है कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, उसके लिए बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए फॉर द गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और लास्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट था लैटिस एंथैल्पी। तो अगर हमको आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए बेटा? हाई होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ बात बेटा? जो भी चीजें डिस्कस किया, केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया। केमिकल बॉन्ड क्लियर हो गया बेटा आप लोग को? ठीक, उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया, लेविस के बारे में डिस्कस किया, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड, और हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा लैटिस एंथैल्पी। देखिए लैटिस एंथैल्पी को और मैं एक बार अच्छे से बता दे रहा हूं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा लगेगा, एक मान लीजिए हमारा ये प्लस है और ये मान लीजिए कोई भी है, सपोज ये n है, n माइनस है, जो हमारा कंपाउंड बन रहा है Mn 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल को बनाने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है बेटा, उसी को हम बोल रहे हैं लैटिस एंथैल्पी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल लैटिस एंथैल्पी को ब्रेक करके जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है बेटा? एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको भी हम क्या करें? लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। टाइप ऑफ कोवेलेंट के बारे में डिस्कस किया, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में स्टडी किया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में क्लियर हुआ बात? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमने कोवेलेंट बॉन्ड में भी स्टडी किया। ठीक, क्लियर हो गया बेटा सारे पॉइंट्स? अब जो भी इसमें डाउट वगैरह होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके फॉर नेक्स्ट क्लास।